सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजिशंस ले चुके होंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमको बात करनी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो अनुगमन वेग है, और उसकी हेल्प से हम लोग जो ओम के नियम का सत्यापन करते हैं, है ना। अनुगमन वेग के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। इसके साथ ही हम उस फॉर्मूले का यूज करके जो ओम का नियम है उसका सत्यापन आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को भी आज की क्लास में हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज की क्लास में ओम के नियम की उत्पत्ति देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हमने एक रिलेशन देखा है, एक संबंध को देखा है, जो कि है विद्युत धारा I और अनुगमन वेग में संबंध, जो कि हम जानते हैं क्या होता है। I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। प्रतीकों का अर्थ पता है आपको? प्रतीकों का अर्थ लिखेंगे इसमें I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, ठीक है। इसमें माइनस साइन भी लगाते हैं, है ना। हालांकि हम लोग अभी उस चीज को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन भी लगा रहता है ना, धारा की दिशा बताने के लिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है ना। जहां I क्या है भाई? I किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा है ना। इसके अलावा N क्या है? N है तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है भाई? E है फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश, है ना। E को तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। E को रहने देते हैं, ठीक है। A क्या है? A क्या है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, है ना, परिच्छेद क्षेत्रफल, जहां से जो है तार का परिच्छेद क्षेत्रफल है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके अलावा Vd क्या है? Vd है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने ये भी जानते हैं कि अगर किसी तार के भीतर कोई विद्युत धारा उत्पन्न है ना, तो किसी तार के अंदर हमने किसी तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित करा और उसमें उत्पन्न धारा आई है, तो उसके सिरों पर, तार के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तार के भीतर प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है भाई? V अपॉन L से हम इसको डिनोट करते हैं। E इज इक्वल टू V अपॉन L, है ना। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि
ये रिलेशन भी हमें पता है। देखो पहले मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, फिर आपको इसमें जो प्रतीक है उनका अर्थ समझाता हूँ। वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम ई, जहां वी डी क्या है भाई, वी डी अनुगमन वेग है, ये बात जानते हैं, और टाउ क्या है, टाउ श्रांति काल है। तो अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध देता है हमारा ये रिलेशन। ठीक है, आप लिखेंगे टाउ जो है वह है श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। स्मॉल ई तो हम जानते ही है ना, इसकी वैल्यू हम जानते हैं। स्मॉल एम क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब ई की वैल्यू हम जानते हैं, ई की वैल्यू हम जानते हैं, तो वीडी की जो ये वैल्यू हमको मिली है इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है ना, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमारी जो पहली समीकरण थी उसमें जो है वीडी की जगह जो है मैं ये मान रख रहा हूँ, वीडी की जगह मैं रख रहा हूँ ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन बन गया है I इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई। देखो ये माइनस और ये माइनस मिल करके इसको प्लस कर देंगे, तो ये वाला माइनस मैं यहाँ से इग्नोर कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू ये वाला माइनस और ये वाला माइनस इसको मिल करके प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एन ई ए। ठीक है, ई का स्क्वायर हो जाएगा ए टॉ ई अपॉन एम, यही तो बन रहा है ना, यही बन रहा है। ठीक है, ई का वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हम जानते हैं वी अपॉन एन, हमने इक्वेशन 2 में रखी हुई है यहाँ पर, ये देखिए, है ना, इसको भी हम लोग इसमें इंसर्ट कर देते हैं, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम ए वी अपॉन एल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो v अपॉन एल की वैल्यू है, v अपॉन आई की वैल्यू, सॉरी v अपॉन आई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, v अपॉन आई। तो v अपॉन आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये l और m ऊपर चले जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा m एन ई स्क्वायर टाउ इंटू इंटू एल अपॉन ए, है ना, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन, अभी इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बना करके इसे छोड़ दें। आप जानते हैं हमने जो प्रतिरोध है R, उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पीछे डिराइव किया था, उसके लिए भी हमने पीछे एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था, R इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए, है ना, ये फॉर्मूला हमने पीछे भी डिस्क्राइब किया था। तो इक्वेशन 1 और 2 में आप देखिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम ये बता सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हम ये देख सकते हैं कि R जो है वो V अपॉन आई के इक्वल है ना, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यही तो है हमारा ओम का नियम, यही क्या है हमारा ओम का नियम। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग ओम के नियम को तो समझ गए, लेकिन साथ ही साथ ये वाला रिलेशन आप लोग देखिए, इस वाले रिलेशन को मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूँ। R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। देखिए m क्या है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का जो कि फिक्स होता है ना, इसके अलावा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। अगर हम किसी विशेष चालक की बात कर रहे होंगे तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी फिक्स होगा, मतलब ये भी नियत होगा। स्मॉल ई क्या भाई, मूल आवेश, इसकी वैल्यू तो हमें याद है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना। और इसके अलावा जो टॉ है वो श्रांति काल है ना, वो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरा का पूरा वैल्यूज जो है ये सारी की सारी कांस्टेंट है, नियतांक है। नियतांक है मतलब R के जो मान है वो सीधा सीधा L अपॉन A के मान पर निर्भर है।
आर की जो वैल्यू है वो सीधा सीधा एल और ए के अनुपात पर निर्भर है। ठीक है ना। अब आप जानते हैं जहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है वहां पर हम लोग अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और एक नियतांक लगाते हैं। यहाँ पर जो नियतांक आता है वो आता है रो। यहाँ पर जो नियतांक आता है वो आता है रो, जहां रो एक नियतांक है जिसे हम पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या इसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। या फिर इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। या फिर हम इसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारे पास रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, रो इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोधकता बराबर आर ए अपॉन एल। अब यहां से अगर हमको रो की डेफिनेशन निकालनी हो तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो क्या लिखा था लास्ट में, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है। तो मैं क्या लेता हूं, माना 1 मीटर लंबाई का कोई चालक तार है, 1 मीटर लंबाई का, और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर। चालक की लंबाई 1 मीटर है और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है 1 मीटर। तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा, क्योंकि ए और एल की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब कि यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसको विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, यहां से हम उसकी परिभाषा दे सकते हैं। कैसे लिखेंगे परिभाषा, देखो 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपली अगर इन शॉर्ट में हम बात बोले तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और इसकी विमा, इसके मात्रक और इसकी विमा की बात कर लेते हैं। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होना चाहिए भाई, इसका मात्रक होना चाहिए इसका आर का मात्रक क्या होता है, ओम, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और बटे में एल है मतलब मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, है ना, क्या मात्रक आएगा, ओम मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक होता है। क्या होता है, ओम मीटर। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। सेकंड चीज अगर बात की जाए, रो की विमा क्या होगी, रो की विमा डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी। तो रो की विमा होगी, आर की विमा क्या होती है भाई, आर की विमा होती है एम एल आर की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक है। और ए की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, अपॉन में एल की डायमेंशन होती है एल। ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये डायमेंशन निकल के आएगी एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2। ये डायमेंशन निकल के आएगी पी की, रो की, विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट चालकता की विमा और विशिष्ट चालकता का मात्रक
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, और ये सारी चीजें जो है हमको ध्यान रखनी है, इसकी परिभाषा भी। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में हमने काफी सारी चीजें जो है कवर अप यहाँ पर कर ली है। चलिए, अगर हम और डिटेल में देखें कि विशिष्ट प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, ये वाला। इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला की तुलना करो, इस सूत्र और इस सूत्र की तुलना करो। आर एल अपॉन ए, यहाँ पर क्या है, रो है, यहाँ पर क्या है, ये पूरा बॉक्स है। तो रो में बोल सकता हूं, रो बराबर, देखो रो बराबर, देखो समझना इसको, रो इज इक्वल टू जो बॉक्स में लिखा हुआ एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये तो होगा रो इज इक्वल टू, है ना, फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस, इन दोनों को मिला करके मैंने ये बात बोली है ना। तो सीधी सीधी बात है, रो का मान जो है विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान किस किस पर निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, है ना। इसके अलावा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, श्रांति काल पर, है ना। लंबाई एल और ए पर ही तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब तार की लंबाई आप कुछ भी ले लो, है ना, तार की लंबाई आप कुछ भी ले लो, तार का परिच्छेद आप कुछ भी ले लो, कितना भी मोटा तार ले लो, उससे तार के विशिष्ट प्रतिरोध यानी उसकी प्रतिरोधकता पर कुछ भी निर्भर नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर श्रांति काल जो है टॉ, ये भी कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि नियत ताप, अगर हमारे पास जो कंडीशन है ओम के नियम की, वो क्या है, नियत ताप रहना चाहिए ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो नियत ताप पर जो श्रांति काल रहता है इलेक्ट्रॉन का, वो भी कांस्टेंट रहता है, वो भी नियत रहता है। आ गई है बात समझ में? ठीक है, चलिए अब जो है हमारे पास एक और डेफिनेशन है, एक और चीज को हमको समझना है, वो है कंडक्टेंस। चालकत्व कहते हैं। क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रतिरोध है भाई, प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r, 1/r को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। समझ में आया नहीं आया? मतलब चालकत्व क्या होगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इतनी परिभाषा भी आपको लिखनी है, चालकत्व बराबर 1/प्रतिरोध, ये होगा सिंपली 1/रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, है ना। और बात करेंगे, इसका मात्रक, चालकत्व का मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स होगा, या फिर इसको हम मोहो भी बोलते हैं, मोहो, या फिर इसे हम एक और नाम देते हैं साइमन। ये तीनों ही मात्रक होंगे किसके, चालकत्व के, है ना, कंडक्टेंस के। ठीक हो गया समझ में? तो भाई प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो चालकत्व कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम इनवर्स, या फिर मोहो बोल लेते हैं इसे, या फिर साइमन बोल लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी सिमिलर डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व कह लीजिए इसे, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता यानी चालकत्व, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्या बोला, विशिष्ट चालकता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, चलिए बराबर ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर
1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। आई है बात समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है रिलेशन बिल्ड करते हैं। अच्छा, इसका भी मात्रक लिख लेते हैं, इसके भी यूनिट लिख लेते हैं। मात्रक क्या होगा इसका? विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक होता था ओम इनवर्स, ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर होता था। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम को हम क्या कह रहे हैं? मोहो प्रति मीटर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर या साइमन प्रति मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं कुछ। विशिष्ट प्रतिरोधकता के मामले में सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता जो है किसकी होती है? चांदी का, सिल्वर। चांदी की विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। बाकी मात्रक तो आपको पता है, ओम मीटर। सॉरी, सबसे कम जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता होगी वो हमारा ज्यादा अच्छा चालक होगा। ठीक है, इसके बाद तांबे की आती है। तांबे की बात करें, तांबे की विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है इससे थोड़ा सा ज्यादा, 1.7 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, और क्या बात करें? और इसमें एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम की विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है तांबे से भी थोड़ा ज्यादा, 2.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, कुछ अचालक की बात कर लेते हैं जो कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकते हैं। लकड़ी, तो लकड़ी का जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि विशिष्ट प्रतिरोधकता अधिक होगी तो धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट डाली जाएगी, धारा को प्रवाहित होने में ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 10 की घात 8 से 10 की घात 18 11 ओम मीटर के बीच होती है। ठीक है, 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 11। तो यहाँ से आप बात समझ पा रहे होंगे, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता को समझ पाए होंगे, है ना? इसके अलावा अब हम लोग जो है इसको घर से एक बार रिवाइज जरूर करें, जो जो चीज़ें हमने समझी यहाँ पर। ठीक है, विद्युत चालक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो इनको आपको समझना है और याद करना है नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए, सो हमने आज ओम के नियम को डिराइव किया, है ना? इसके बाद हमने ओम के नियम के डेरिवेशन के बाद कुछ डेफिनेशंस को समझा। ठीक है, जो कि थी विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास में जो आपको बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। इन चीज़ों को घर से एक बार जरूर रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।